अच्छा बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स को डिस्कस किया था और एसिड्स के हम लोगों ने कुछ 4 रिएक्शंस देखे थे कि एसिड्स के रिएक्शन किस तरह से होते थे। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बेसिस के बारे में कुछ बात करेंगे कि बेस क्या होती है, और हम लोग जो है ना वो आज एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करेंगे जो कि बेस वर्सेस एल्कली वाला मिसकंसेप्शन है। ठीक है, कि बेस क्या होती है, एल्कली क्या होता है, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग ये वाला एक मिसकंसेप्शन आज थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बेसिस के बारे में थोड़ी सी बात ये है। सबसे पहली चीज़ ये हमें जाननी पड़ेगी बेसिस के बारे में कि बेसिस ना बेटा मेटल ऑक्साइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बेस, अगर मुझे कोई चीज़ बेस बनानी है ना, तो मैं मेटल के साथ एक ऑक्साइड लगा दूं। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी एसिड्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हम लोग मेटल ऑक्साइड को दूसरा नाम मैंने बोला था कि हम लोग क्या देते हैं बेटा, उसका बेस नाम देते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ के साथ मैं लेट्स से ऑक्साइड लगा दूं, अगर कोई मेटल है उसके साथ मैं ऑक्साइड लगा दूं, लेट्स से एल्यूमिनियम है मेरे पास, तो Al मेरे पास +3 होता है, O मेरे पास -2 होता है, तो ये क्या बन जाता है? Al2O3। तो बेटा मैं इसको क्या कह सकता हूँ? एक बेस कह सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास लेट्स से है Mg, ठीक है, और एक है मेरे पास ऑक्सीजन, तो मैं इसके साथ अगर MgO बन जाएगा तो इसको भी मैं क्या कहूँगा? एक बेस कहूँगा। क्यों इसको बेस कहूँगा? क्योंकि इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? एक ऑक्सीजन लगा दिया, यानी ये एक मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें तो दैट इज Na के ऊपर चार्ज होता है +1, O के ऊपर होता है -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा Na2O। तो ये भी हमारे पास बेटा क्या कहलाएगा? एक बेस कहलाएगा, जिसको जो है ना हम लोग मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेस क्या होता है और एल्कली क्या होता है? अच्छा, अब देखो ये बात ज़रा समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि अगर हम लोग को बेस के अंदर ना दो चीज़ आती हैं। एक बेस हमारे पास बेटा वाटर सॉल्युबल होती है और एक बेस ना हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि उसको जब मैं पानी के अंदर डालूंगा ना तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन वाटर इनसॉल्युबल का क्या मतलब है कि जब मैं उसको पानी के अंदर डालूंगा तो वो डिजोल्व नहीं होगी और वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगी। अब प्रेसिपिटेट का यहाँ पे क्या मतलब है? प्रेसिपिटेट का मतलब एक क्लाउडी सा मिक्सचर फॉर्म कर देगी जो कि बेसिकली इनसॉल्युबल होता है, जो कि डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, लेट्स से मेरे पास अगर एक बीकर है ना, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बेस डाला मैंने और मैं इसको जो ना पानी के अंदर डिजोल्व कर दूं, तो होगा क्या कि अगर तो वो वाटर सॉल्युबल है तो वो क्या करेगी? पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी या एक कलरलेस सोल्यूशन बना देगी या डिजोल्व हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो बेस वाटर इनसॉल्युबल है तो वो क्या करेगी? एक क्लाउडी सा मिक्सचर फॉर्म कर देगी जो कि जो है ना वो आपको पानी के अंदर दिखेगा। अब वो क्लाउडी सा मिक्सचर ऐसा होगा कि लेट्स से आपने बीकर आगे रखा है और आप उसको पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप बीकर के आगे पीछे आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, मतलब उस बीकर के थ्रू जो है ना वो आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब क्या है कि वो जो चीज़ है ना वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, वो एक क्लाउडी सा मिक्सचर फॉर्म हुआ है जो कि आपको जो है ना वो आपका व्यू ब्लॉक कर रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, वो एक क्लाउडी सा मिक्सचर होता है जिसको हम लोग बेटर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह P4 की क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब जो हमें चीज़ देखनी है ना कि बेस को हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग जब भी कोई बेस होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं। लेते हैं मेरे पास Al2O3 है, सही है, तो मैं उसको जो है ना वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा ना तो वो जो है ना वो क्या बन जाएगा? मेरे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, AlOH3 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं Mg है तो Mg को अगर मैं पानी के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो ऑल्दो ये Mg पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, लेकिन इसको बनाने का और भी तरीका होता है। लेकिन अभी कहने का मकसद ये है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, एक बेस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो मुझे उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करना पड़ता है, तो वो बन जाएगा मेरे पास MgOH2। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास लेट्स से सोडियम ऑक्साइड है दैट इज Na2O, ठीक है, तो मैं इसको भी अगर पानी के अंदर डिजोल्व करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? मेरे पास NaOH बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्या होती है? हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि बेस हमारे पास ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल है। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH भी लगा सकता है, O भी लगा सकता है, तो बेस का मतलब ये है कि वो ऑक्साइड भी है और हाइड्रोक्साइड भी है मेटल का। लेकिन अगर वो बेस वाटर सॉल्युबल है ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एल्कली कहेंगे। और अगर वो बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग फिर एक बेस कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस की डेफिनेशन थी। हम लोगों ने देख लिया कि बेस और एल्कली में क्या फर्क है। ठीक है, अब फर्क क्या है हमारे पास बेस और एसिड में? एसिड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एसिड वो सब्सटेंस था जिसको जब हम लोग पानी के अंदर डिजोल्व करते थे तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता था बेटा? H+ आइंस प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो हम लोगों ने चीज़ देखी थी, हम लोगों ने ये बात थ्रू आउट डिस्कस करी कि एसिड की पहचान क्या होती है? इसके अंदर H+ आइन होगा, उसको जब मैं पानी के अंदर डिजोल्व करूंगा तो H+ आइन जो है ना वो डिसोसिएट होगा, H+ आइन जो है ना वो ब्रेक होकर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से बेस में क्या होता है? जब आप बेस को पानी के अंदर डिजोल्व करते हो ना तो वो OH- आइन प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? OH- आइन। इसका मतलब क्या है कि ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हमारे पास OH- का आइन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि बेस की पहचान क्या, तो बेस की पहचान ही हो सकती है कि वो OH- का आइन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
अच्छा, वही बात है जिससे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्कस करा था। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी वही बेस है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होती है, और वीक बेस वो है जो पार्शियली डिसोसिएट होती है। पार्शियल डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कंप्लीट डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि जो कि जो है ना कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, जिसके लेट्स से आइंस है मेरे पास NaOH है, तो NaOH में से Na भी कंप्लीटली अलग हो जाए और OH भी कंप्लीटली अलग हो जाए, दोनों कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। लेकिन एसिड के अंदर हम लोगों ने बात डिस्कस की थी वीक एसिड कौन सा होता था, जिसके दोनों आइंस कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, मतलब कंप्लीटली ब्रेक ना हो। इसी तरह से हमारे पास वीक बेस में भी क्या होगा कि वो बेस होगी जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी, जो कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगी। तो ये हमारे पास कुछ वही बेसिक डेफिनेशंस थी, बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने करी। अब हम लोग को ना बेटा कुछ बेसिस के वो जो है ना कुछ रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है। अब रिएक्शंस उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे देख लिया, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन भी हम लोगों ने एसिड के अंदर देख लिया था, हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड वाला रिएक्शन भी देख लिया था। तो हम लोग एक और जरा रिएक्शन देख लेते हैं, एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन वापसी एक दफा कर लेते हैं, जैसे हम लोग ये कर चुके हैं एसिड्स के अंदर। तो हम लोग वापसी रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बेसिस का एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस, दैट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस H2O। अब इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने बात डिस्कस करी थी कि बेस क्या होता था यार, हमारे पास मेटल ऑक्साइड होता था या फिर हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो हम लोगों ने बात डिस्कस करी है। तो अगर हम लोग ये वाला रिएक्शन देख रहे हैं तो हम लोग वैसे एसिड्स के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन लेट्स डू दिस वंस अगेन, ठीक है। तो सबसे पहले वही स्टेप्स है हमारे पास तीन अभी भी। सबसे पहला स्टेप है नंबरिंग, सेकंड वाज सॉल्ट फॉर्मेशन एंड द थर्ड वाज बैलेंसिंग, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों स्टेप्स अभी भी अप्लाई करेंगे और इस वाले रिएक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज नंबरिंग। तो मैंने H के ऊपर 1 लिख दिया, Cl के ऊपर मैंने लिख दिया 2। इसी तरह से मैंने Na के ऊपर बेटा 1 लिख दिया और मैंने OH के ऊपर 2 लिख दिया। अच्छा, जब हम लोग एसिड्स पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को मेटल एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड वाले रिएक्शन के अंदर यही बात बताई थी कि हमारे पास H और OH जो है वो मिलके क्या बनाते बेटा, हमारे पास H2O बनाते थे, ठीक है। तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे H2O तो बनेगा ही, तो मैंने प्लस H2O लिख दिया। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास Na और Cl आपस में सॉल्ट बनाएंगे। तो Na के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1, Cl के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -1, तो दैट विल मेक NaCl, ठीक है। तो ये हम लोगों ने NaCl बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे Na 1 है मेरे पास, यहाँ भी Na 1 है, यहाँ पे Cl मेरे पास 1 है, यहाँ भी मेरे पास Cl 1 है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, एक लेफ्ट साइड पे एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा, राइट साइड पे देखो तो राइट साइड पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। इसी तरह से अगर आप O देखो तो O यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है O, तो हमारी इक्वेशन अब कंप्लीटली बैलेंस्ड ऑफ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट स्टेप लगा दे, दैट इज नंबरिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबरिंग कर ली, H के ऊपर 1 आ गया, SO4 के ऊपर 2 आ गया, इसी तरह से Ca के ऊपर 1 आ गया और मेरे पास OH के ऊपर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसी तरह से जो है ना सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता हूँ, दैट इज आवर सेकंड स्टेप, ठीक है। तो मुझे ये बात पता है क्योंकि H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, तो मैंने प्लस H2O लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं Ca और SO4 को रिएक्ट करवाऊंगा। तो Ca मेरे पास +2 होता है, SO4 मेरे पास -2 होता है। तो वी नो दैट कि जब चार्जेस सेम टेबल के अंदर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 1 2, 2 1 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये अब CaSO4। तो मैंने यहाँ पे CaSO4 लगा दिया। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, एंड द थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो बैलेंसिंग हम किस तरह से करेंगे, अगर आप देखो तो यहाँ भी H 2 है और यहाँ भी 2 है, तो टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर H कितने हो गए हमारे पास 4 और राइट साइड पे कितने हैं 2। तो मुझे इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे छोटा सा एक 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो इस 2 की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गए, 2 हो गए। अब जब ऑक्सीजन 2 करने तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। तो मेरी इक्वेशन इस तरह से, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर दिया। अब SO4 देख लो बेटा, SO4 पूरा का पूरा यहाँ पे 1 है, यहाँ भी SO4 पूरा का पूरा क्या है, 1 है। बच्चे अगेन वही बात है जो मैंने एसिड्स के रिएक्शंस पे करी थी कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ 4 O है और ये 2, तो टोटल 6 O है, यहाँ पे तो आपने सिर्फ 2 ही लगाए। तो मैं इनको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है ना, तो टोटल यहाँ भी तो 6 O हो गए, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह से आप देखो Ca यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर भी हम लोग सबसे पहला स्टेप लगाते हैं, दैट इज नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए मैं K के ऊपर 1 लगाता हूँ, OH के ऊपर मैं 2 लगा दूंगा, इसी तरह से मैं H के ऊपर 1 लगा दूंगा और मैं NO3 के ऊपर क्या लगा दूंगा बेटा, 2 लगा दूंगा। तो मैंने ये काम कर लिया। अब सेकंड स्टेप है मेरे पास, सेकंड स्टेप वाज सॉल्ट फॉर्मेशन। तो मुझे पता है ये बात कि जब H और OH रिएक्ट करेंगे
H और OH जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे, तो वी विल फॉर्म H2O। तो मैंने ये H2O फॉर्म कर लिया, ठीक है। और साथ में मुझे पता है ये बात कि यहाँ पे मेरे पास K है और NO3 दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, तो K के ऊपर चार्ज होता है +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, एंड यू नो दैट दीज चार्जेस कम फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल कंपाउंड दैट वी स्टडीड अर्लियर, ठीक है। तो हमें पता है कि K और NO3 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, KNO3 बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया KNO3। और फिर हमें क्या करना है, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है NO3, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक है, यहाँ भी एक है। इसी तरह से अगर आप H देखो तो H यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और यहाँ 2 हैं। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे टोटल 2 थे और यहाँ भी टोटल 2 हो गए। इसी तरह से अगर आप देखो तो O यहाँ पे एक है और O यहाँ भी एक है। तो ये इक्वेशन जो है ना वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड प्लस बेस रिएक्शन, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। अब द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज एल्कली प्लस एमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब हमें जानना ज़रूरी है बेटा कि हमारे पास एमोनियम सॉल्ट क्या होता है। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू एमोनियम सॉल्ट, व्हाट इज एमोनियम सॉल्ट एंड द डिबेट ऑन इट, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि एमोनियम क्या होता है और एमोनिया क्या होता है। बच्चों को ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के अंदर। अब बेटा मेरी एक बात याद रखना कि एमोनियम जो होता है ना हमारे पास, एमोनियम, ठीक है, एमोनियम इज NH4। एमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4। ये एक पॉजिटिव आइन है, ठीक है। तो मैं NH4 और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा +1, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एमोनियम, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज एमोनिया, ठीक है। तो एमोनिया इज NH3, ठीक है, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बिकॉज इट्स अ गैस, ठीक है। तो ये एक गैस है, ठीक है, एक पंजेंट गैस है। तो व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि जब एमोनियम एग्जामिनर वर्ड यूज करे तो NH4 की बात हो रही है, जब एमोनिया का वर्ड है तो यानी इसका मतलब ये गैस की बात हो रही है, दैट इज NH3। तो दोनों के फॉर्मुलाज डिफरेंट है एंड यू कांट मिक्स दीज टू फॉर्मुलाज टुगेदर, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, यू नीड टू गेट दिस ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एग्जामिनर बोलता है कि यार दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, एल्कली। एल्कली का मतलब हम लोगों ने समझ आ गया हमें कि यार हमारे पास जो है ना वो वाटर सॉल्युबल की बात हो रही है, ठीक है। एल्कली प्लस एमोनियम सॉल्ट। एमोनियम सॉल्ट क्या है हमारे पास, कि कोई भी चीज़ जो एमोनिया के साथ, एमोनियम के साथ मिली हुई है, उसने कंपाउंड बनाया हुआ है, सही है। एमोनियम सॉल्ट जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, देखो एमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग NH4 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और लेट्स से क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड एमोनियम सॉल्ट, ठीक है। एमोनियम क्लोराइड कहेंगे हम इसको, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक और एग्जांपल है NH4 प्लस, ठीक है, और लेट्स से मैं इसके साथ I लगा देता हूँ, I के ऊपर चार्ज है -1, तो दिस विल मेक NH4I, ठीक है। इसको हम लोग एमोनियम आयोडाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और बनाऊँ तो लेट्स से NH4 है मेरे पास और मेरे पास है फ्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो दिस विल मेक NH4F, तो दिस इज एमोनियम फ्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास एमोनियम सॉल्ट कहलाएंगे। जिस भी चीज़ के साथ हम लोग एमोनियम लगा देते हैं ना, जिस भी चीज़ के साथ हम लोग एमोनियम लगा देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एमोनियम सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना बेटा इसका रिएक्शन किस तरह से, कि हमारे पास एल्कली और एमोनियम सॉल्ट जब भी रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा और NH3 प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब आपको ये बात समझनी ज़रूरी है यहाँ पे कि हम लोगों ने जब भी एमोनियम की बात करी है तो ये भी एक स्पेशल कंपाउंड की तरह, जैसे मैंने आपको बताया जिसको हम एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हम लोगों ने 4 पहले पढ़े थे, SO4, PO4, NO3, CO3, तो वो कहते हैं यहाँ पे स्पेशल कंपाउंड्स थे, तो हम लोग उनको स्पेशली ट्रीट करे थे। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास जो है बेटा NH4 जो है ना, ये भी हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड की तरह, इसको हम लोग एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। यानी हम पूरे NH4 को एक कंसिडर करेंगे, हम N को अलग और H को अलग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग NH4 को पूरे को एक कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो पूरे NH4 के ऊपर हम लोग 1 या 2 लगाएंगे, जो भी हमारी नंबरिंग के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये बात आपको समझना जरूरी है कि जब भी एल्कली और एमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस रिएक्ट करेंगे तो वो H2 और NH3 हमेशा बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट देखा था ना, तो उसके अंदर सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनता था ना, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको ये बात देखने की जरूरत है कि यहाँ पे H2O प्लस NH3 बनेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो वही हमारे स्टेप्स है, सबसे पहले है दैट इज नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग करके देख लेते हैं। तो नंबरिंग करता हूँ मैं ज़रा, तो N के ऊपर Na के ऊपर 1 आ गया, OH के ऊपर 2 आ गया। इसी तरह से NH4 को मैंने बताया था कि एक कंसिडर करेंगे, तो हम लोगों ने NH4 के ऊपर 1 लगाया और Cl के ऊपर मैंने क्या लगाया बेटा, 2 लगाया। अब हमें पता है ये बात कि Na और Cl ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, एक सॉल्ट बनाएंगे। तो हम लोग Na के ऊपर चार्ज होता है +1, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1,
तो ये मेरे पास बन गया NaCl, ठीक है। साथ में जब भी, याद रखना मेरी बात, कि जब भी NH4 और OH आपस में रिएक्ट करें, NH4 और OH आपस में रिएक्ट करें तो वो H2O बनाएंगे और NH3 बनाएंगे हमेशा, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू नो कि भाई वो क्यों बनाएंगे ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी NH4 और OH, जब ये दोनों नंबरिंग में पेयर बनाएंगे तो ये हमेशा H2O प्लस NH3 ही बनाएंगे, ठीक है। तो NH4 प्लस OH इज इक्वल्स टू H2O प्लस NH3, तो मैंने ये बना दिया। अच्छा, अब क्या करना है, द थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, हमें बात पता है कि यहाँ पे देखो Na यहाँ पे भी एक है, Cl यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। तो NaCl तो बैलेंस्ड है। अच्छा, अगर आप H की बात कर लेते हैं हम लोग, तो H अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड के ऊपर H कितने टोटल, एक यहाँ और 4 यहाँ, तो टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर H कितने हो गए बेटा, 5 हो गए, ठीक है। राइट साइड के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे 3 H हैं, ठीक है। तो ये भी कितने हो गए, 5 हो गए, तो H भी हमारे पास बैलेंस्ड है। अच्छा, अगर आप O देख लो तो O यहाँ पे एक आ रहा है और यहाँ भी एक O आ रहा है, तो ये भी बैलेंस्ड है। अगर आप N को देख लो तो N यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हमारी इक्वेशन ये वाली भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एल्कली प्लस अमोनियम सॉल्ट रिएक्शन, ठीक है। एक और इक्वेशन देखते हैं इसकी हम लोग, तो हम लोग को बेटर क्लियर हो जाएगा। वापसी वही बात है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, दैट इज नंबरिंग, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग जब मैं करूंगा तो Ca के ऊपर 1 आ जाएगा और मेरे पास OH के ऊपर 2 आ जाएगा। इसी तरह से NH4 के ऊपर 1 आ जाएगा और मेरे पास SO4 के ऊपर 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये बात पता है कि NH4 और OH जब भी ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं बेटा, H2O प्लस NH3 बनाते हैं, तो मैं वो पहले बना लेता हूँ। तो मैंने प्लस H2O लिख दिया और प्लस NH3 भी लिख दिया मैंने। अब जो दूसरी चीज करनी है मुझे, वो क्या करना है, मुझे सॉल्ट फॉर्म करनी है, सही। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, मुझे ये बात पता है कि यार Ca के ऊपर 1 है और SO4 के ऊपर 2 है, 1 और 2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो वही सॉल्ट बनाएंगे। तो Ca के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +2 और SO4 के ऊपर चार्ज होता है बेटा हमारे पास -2। जब ये चार्जेस कैंसिल आउट होंगे क्योंकि सेम टेबल के अंदर आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CaSO4 बन जाएगा। तो ये मैंने CaSO4 बना दिया। अब आता है मेरे पास थर्ड स्टेप, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप में बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बैलेंसिंग इसकी थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक ये बात समझो कि यहाँ पे NH4 के अंदर देखो नीचे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि N भी 2 होंगे। तो जब N 2 होंगे ना, तो मुझे N को 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से N 2 हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने N तो 2 कर लिए। अब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर आप देखो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर 2 4 8 यहाँ पे बनते हैं और +2, तो कितने हाइड्रोजन है टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर, 10 है। अच्छा, अभी राइट साइड के ऊपर देखते हैं, देखो 2 3 6 है यहाँ पे और +2, तो कितने बन रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, 8 बन रहे हैं। तो मुझे 2 और हाइड्रोजन चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे छोटा सा 2 लगा दूंगा। इससे क्या होगा, इससे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 प्लस 2 3 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 10 हो गए राइट हैंड साइड के ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर देखो तो 2 4 8 प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 हो जाएंगे, सही है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अच्छा, अब बात ये कि सर हमने जब यहाँ पे 2 लगाया तो इसके से O भी तो खराब हो गए, तो O को कैसे बैलेंस करेंगे। अब O को देखो तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो O भी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है O से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब O यहाँ पे कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2 हो गए, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी देखो हमने 2 कर दिए। तो हमारे को ये बात समझ आ गई कि यार हमने H2O और NH3 हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। अब हमें देखना है Ca और SO4 क्या बैलेंस है। तो देखो Ca भी 1 है यहाँ पे और यहाँ भी Ca 1 है, SO4 देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अब ये मेरी इक्वेशन बेटा कंप्लीटली बैलेंस ऑफ हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे, जब थोड़ी सी इस तरह की इक्वेशन होती है तो ऑल्दो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इक्वेशंस किस तरह से बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा कि इक्वेशंस किस तरह से बैलेंस करनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिस रिएक्शंस, ठीक है। हम लोगों ने बेसिस के रिएक्शंस देखे इस वीडियो के अंदर, और आज हम लोग एक आखिरी चीज़ देखते हैं और फिर देन विल एंड द वीडियो, ठीक है। तो हमारे पास जो आखिरी चीज़ है ना बेटा, वो है कि हमारे पास जो है ना पीएच स्केल आता है, ठीक है। पीएच स्केल का क्या मतलब है कि एक अगर सब्सटेंस है तो वो कितना एसिडिक है या कितना एल्कलाइन है, कितना बेसिक है, ठीक है। तो हमें वो देखना होता है, ठीक है। तो वी हैव अ पीएच स्केल, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे पास पीएच स्केल होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है और वो 14 तक चलता है, ठीक है। अब 0 से जब 14 तक चलता है तो हमारे पास जो 7 पीएच है, जो बिल्कुल मिडिल वाला पीएच है, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है कि ना वो सब्सटेंस एसिडिक है और ना वो सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर हो गया H2O, ठीक है, दैट इज
न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास जो वाटर आता है उसके अंदर कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उसको या तो थोड़ा सा एसिडिक बनाया जाए, थोड़ा सा एल्कलाइन बनाया जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसे 7 नहीं होता उसका एग्जैक्ट, थोड़ा कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है ना, दैट इज ऑफ pH 7, ठीक है। तो ये हमारे पास pH 7 की बात थी। अच्छा, अब जितना हम लोग pH 7 से जाते रहेंगे पीछे, तो हमारे पास वो एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा उसके अंदर। एसिडिक का मतलब है कि जितना सब्सटेंस का pH 7 से पीछे होगा, यानी उसको हम लोग एसिडिक कहेंगे इन नेचर, ठीक है। और अगर उसका pH 7 से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको बेसिक कहेंगे इन नेचर, कि भाई ये बेस का जो है ना वो प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा, अब बात ये कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो सकता है हमारे पास। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि जितना pH कम होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ तो 0 से लेकर 2 तक जो pH है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ठीक है। और हमारे पास अगर बेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 से 14 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 4 5 6 ये 3 4 5 6 ये हमारे पास जो है ना वो वीक बेस कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 8 9 10 इस तरह से क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा। तो ये हमारे पास pH की प्रॉपर्टीज है, यू शुड नो। एग्जामिनर पूछता है पेपर के अंदर कि यार बताओ कि हम लोग जो है ना वो pH कैसे मेजर करेंगे किसी सब्सटेंस का, या हम लोग जो है ना कैसे डिफाइन चेक करेंगे कि भाई एक सब्सटेंस एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो ये आंसर शुड बी टू चेक इट विद अ pH मीटर, ठीक है। हम pH मीटर से चेक करेंगे कि भाई उसका pH क्या है, 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग जज कर पाएंगे कि इफ दैट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर बेसिस रिएक्शंस, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना बेटा वो मिक्स्ड क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।